हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी सेशन में स्टार्ट करने वाले हमारा एक और बेहतरीन एक्ट, जिसका नाम है बेटा आपके पास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ बेटा हाँ, इसी को हम शॉर्ट में आईबीसी कहते हैं। तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली बात मेरे पास में यहां पर आती है कि सर, क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 16 हमारे पास में, क्या इसकी अमेंडमेंट वाले पार्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं? एग्जैक्टली इसको अमेंडेड पार्ट के साथ ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहली बात आती है हमारे पास में कि सर कितना परसेंट कवर करता है। एज यू नो गाइस, नहीं पता तो याद रखना, आपके सिलेबस का 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आईबीसी के रिगार्डिंग है। अब इसमें क्या कुछ पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन, इसके आपके डेफिनेशन, पर्पस क्या था, कौन से और लॉज आईबीसी के रिगार्डिंग थे। लेकिन 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 रुक जाओ। उस सबको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बात करने वाला हूं, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या, ये इंसॉल्वेंसी क्या होती है, बैंक्रप्सी किसको बोलते हैं। दूसरा, हमारे भारत देश के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है, ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिले और उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करो तो इसके हर एक प्रोविजन आपके ब्रेन में बैठ जाए। चले बात करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रो पार्ट, कब बिल पास हुआ, राज्यसभा में कब, लोकसभा में कब कब, ये सब याद करने से पहले आओ थोड़ा इसके बारे में इसका डिस्कशन करते हैं। तो लीजिए गाइस, अब प्लीज कुछ नहीं करना, आप सुनते रहिए ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिले विद एग्जांपल कि क्या है पूरा कोड, और जिसके बाद ये याद रहेगा बेटा। ओके, आओ आपने कुछ पिक्चर दिखाता हूं आप लोगों को, उस पिक्चर से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन है ये लोग। मेरी शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिले। यहां पर इन तीनों महारथियों को आप जानते हो, ये है बेटा बैंकक्रप्ट, ये है डिफॉल्टर भारत देश के, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ठीक हो गए, कुछ नहीं हो पाए। तो इनके फोटो क्यों लगा रहा हूं, पूरा तरीका समझाने वाला हूं कि कैसे हमारे देश में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी काम करता है। तो आपको नाम याद नहीं तो नाम तुम्हें याद कराता हूं। नाम यहां पर ये भाई साहब हैं, इनका नाम है बेटा नीरव मोदी। ये भाई साहब कौन है? इनका नाम है नीरव मोदी, चोर, ठीक है। दूसरा, ये भाई साहब है विजय माल्या। विजय माल्या, इनको मैं चोर नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये भी डिफॉल्टर है। सर चोर क्यों नहीं बोलोगे? द रीजन अगेन बेटा, क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी बर्बाद हुई, ठीक है। ओके, तीसरा इंसान जिन्हें आप जानते हैं, है ना, मुकेश अंबानी के भाई के नाम पर, ऐसा नहीं, हाँ ऑब्वियस नाम से जानते हो, इनका नाम बेटा अनिल अंबानी। अनिल अंबानी, ये तीनों वो लोग हैं बेटा जिन्होंने इस भारत देश में लोन लिया, ठीक है, और लोन को टाइमली बेस पर चुकाया नहीं, पेमेंट नहीं किया। जाना जाओ कितना अमाउंट है, लेट मी टेल यू, दिखा सुनना ध्यान से, पूरी क्लैरिटी मिलेगी तभी आपको। अनिल अंबानी ने अराउंड 49,000 करोड़, हाँ करीबन 49,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था बेटा फ्रॉम 53 बैंक्स, करीबन 53 बैंक से, मतलब इंडिया का कोई बैंक छोड़ा ही नहीं उन्होंने, सारे बैंकों से लोन लिया था। दूसरा, विजय माल्या ने एसबीआई से लोन लिया था अराउंड, एग्जांपल 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन विजय माल्या ने लिया था एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सेम नीरव मोदी ने लोन लिया था हमारे पास बेटा यहां पर 12,000 करोड़, नॉर्मली फिगर मिलती है 11,800 करोड़, बट टोटल मिला के बनता रहा 12,000 करोड़ का क्लेम डला था उनके ऊपर। तो इन्होंने लिया था पीएनबी बैंक से। सिर्फ कहानी क्यों सुना रहा हूं? कहानी तो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा याद हो कि एक्चुअली इंसॉल्वेंसी कहते किसको है, और जितने सारे लीगल टर्म इस एक्ट में आने वाले हैं वो क्या है, उनका मीनिंग क्या, ठीक है। तो पहली बात मैंने की, ये लोग कौन है, और इन्होंने इतना इतना लोन लिया था बैंक से। किससे लिया था? लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। इन्होंने बैंक से लोन लिया था बेटा। अनिल अंबानी के पास में उनका लोन तो सेटल हो चुका है आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, उनका लोन अराउंड 0.97% में सेटल कर दिया गया था, लेकिन बाकी लोग अभी भी चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो पॉइंट ये आता है, इन तीनों ने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था। अब एक कहानी आती है कि सर बैंक से लोन लेते हो तो क्या बैंक यहां पर आपके ऊपर केस फाइल करता है? आंसर इज हाँ, यस बेटा। या अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो वहां पर भी क्या मेरा केस यही में लड़ा जाएगा? एग्जैक्टली मेरे ऊपर अगर मैंने भी लोन लिया और मैं भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता हूं तो मेरे ऊपर भी जो कार्यवाही चलेगी, प्रोसीडिंग चलेंगी, वो सारी एज पर दिस एक्ट चलने वाली है। तो बात समझना बेटा, हुआ क्या, इन तीनों ने लोन लिया। किससे लोन लिया? बैंक से लोन लिया। मैंने मेंशन भी कर दिया कौन से बैंक से लोन लिया इन लोगों ने। अब क्या हुआ, सुनना पिक्चर में। अब क्या हुआ, बैंक से लोन लेने के बाद में इन लोगों ने लोन को नहीं चुकाया। लोन के अमाउंट मैंने मेंशन कर दिया था कि तुम्हें याद भी रहे। तो क्या किया, इन्होंने लिया था बेटा लोन, लोन लिया था। अब होता क्या, लोन लिया है तो भैया चुकाना तो पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों ने बेटा लोन नहीं चुकाया। तीन अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारे देश के अंदर। मैं इनकी तीनों के बात, ये तीनों बड़े फेमस है इसलिए बता रहा हूं। लोन तो लिया
बट लोन की टाइमली रिपेमेंट नहीं की, लोन को रीपे करने में फेल हो गए ये लोग, लोन की रिपेमेंट नहीं की, बैंक ने लगातार नोटिस सर्व किए, भैया लोन दे दो, पैसा लिया है चुका दो, नहीं चुकाया, इन्होंने लोन नहीं चुकाया। अब पॉइंट ये आता है, जब लोन नहीं चुकाया जाएगा तो एक टाइम पर बैंक भी तो परेशान होगा ना, बोला होगा, वही हुआ, बैंक जब फाइनली परेशान हो गया और बैंक ने बोला भैया ये पैसा नहीं दे रहे, तो बैंक किसका दरवाजा खटखटाएगा? कॉमन सी बात बताओ, क्योंकि ये पूरा जो पढ़ रहे हो यही है आपका कोड जो आप पढ़ने वाले हो अभी। तो पॉइंट ये आता है, बैंक क्या करता है? अब बैंक ने क्या किया, जब ये सब कुछ हो गया तो बैंक को समझ में आ गया भैया ना तो ये पैसा देने वाले, मतलब ये फेल तो हो ही गए, पैसा नहीं पे कर पा रहे, और इवन प्रेजेंट सिचुएशन में भी और इवन नियर फ्यूचर और आने वाले भविष्य में भी इनके पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा नहीं है कि ये मेरा लोन चुका भी पाएंगे। ये बैंक को क्लैरिटी मिल गई, और जब जब क्लैरिटी मिलेगी क्या होगा, सुन लो क्या होने वाला है। हुआ क्या, इन्हें समझ में आ गया बैंक जो प्रेजेंट और नियर फ्यूचर के अंदर जो असेट्स इनके पास में है, द असेट्स दे हैड, जो संपत्ति इनके पास में वो इतनी नहीं है कि ये मेरा लोन चुका पाए, और ना ही ये पेमेंट करने के इच्छुक है। तो अब क्या होता है ऐसे केस में, बेटा क्या करता है, हमारे देश का प्रोविजन कहता है, आईबीसी कहता है कि भैया बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा एनसीएलटी के पास। बैंक कहां जाएगा? बैंक जाएगा एनसीएलटी के पास। हाँ, अथॉरिटी, एग्जैक्टली बेटा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमारे पास में हमारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास जाएगा हमारा, सीआईपी नहीं, एनसीएलटी के पास हमारा जाएगा बैंक। लिख देता हूं मैं, मेंशन कर देता हूं, एनसीएलटी, एनसीएलटी। तो बैंक कहां गया? एनसीएलटी के पास जाता है। अब सुना क्या होता है, लोन लेने के बाद अगर लोन चुका नहीं पाते हैं तो बैंक मतलब कौन है यहां पर? बैंक है यहां पर बेटा क्रेडिटर। बैंक का नाम क्या बोलूंगा? बैंक को हम यहां पे मेंशन करते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर नंबर 1। दूसरा ये कौन है बेटा? ये है डेटर, लोन लिया इन लोगों ने, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस पढ़ेंगे हमारे पास में कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन सा होता है, ऑपरेशन क्रेडिटर कौन सा होता है, हम पढ़ने वाले हैं अभी, नॉर्मली समझ लो इसके बारे में। तो बैंक ने लोन दिया, बैंक का लोन नहीं मिला तो बैंक आ गया, बैंक जाता है आपके पास एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एग्जैक्टली बेटा हमारा कोर्ट ऑफ लॉ जो डील करता है, इसको भी याद रखना, एओ का डील करता है, सिंपल सी बात। तो पॉइंट ये आता है, बैंक क्या करेगा? बैंक बेटा क्या करता है हमारे पास में, यहां पर फाइल करता है एप्लीकेशन। बैंक फाइल करेगा एप्लीकेशन, किस बात की एप्लीकेशन? कि मेरा पैसा नहीं दिया, और जो एप्लीकेशन इसलिए मिलती है जी मेरा पैसा नहीं मिला, तो मेरा पैसा नहीं मिला तो भैया मैं CIRP, सुन लो ये वर्ड दोबारा आएगा पूरा चैप्टर हमारे पास इसके ऊपर, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि अब जान लो ध्यान से, जो ये हमारा एक्ट बनाया गया, कोड बनाया गया, इसका पर्पस ये नहीं था कि लोग लोन पैसा लेके भाग जाएं। इसका पर्पस था कि इनके क्रेडिटर और डेटर के बीच में जो भी डिस्प्यूट की कंडीशन बन गई, पैसा नहीं मिला, उसका सॉल्यूशन करना, रेजोल्यूशन करना। इसीलिए यहां पर जो शुरुआत होती है एप्लीकेशन फॉर CIRP हैज बीन फाइल्ड या हैज बीन फाइल्ड, इस केस में भी होता है और हमेशा ऐसे होगा ध्यान रखना। तो क्या किया, CIRP की एप्लीकेशन एनसीएलटी को सबमिट की जाती है। क्या है एप्लीकेशन, सुनना ध्यान से, लिख दो, इसका मीनिंग लिख लो यहां पे ताकि आगे भी क्लैरिटी मिले। CIRP सिंपली मींस, लिख लो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP बोलते हैं शॉर्ट में इसको। इन शॉर्ट, कंपनीज की जो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है उनको रिजोल्व करने का प्रोसेस, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा एनसीएलटी की तरफ से। अब पॉइंट इज, यहां पर एनसीएलटी को इस कोड में एक नाम और दिया गया जिसे हम कहते हैं ए, मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग पूरे एक्ट का पूरा ओवरव्यू यहां तुम्हारा कवर हो जाएगा, सुनते रहना ध्यान से बात को बस खाली। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो जैसे ही बैंक यहां पर क्रेडिटर क्या करता है, जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करेगा एनसीएलटी, जो कि यहां पर क्या है इस एक्ट के अंदर आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, विच मींस दैट जो कि ऑर्डर पास करती है, जिसके पास ये पावर है कि वो उन क्रेडिटर के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करेगी। अब वो क्या करती है, सुनना, अब देखो चेन समझना, लोन लिया, नहीं पे किया, एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब क्या होगा? अब बेटा क्या होता है, जो एनसीएलटी होती है, एनसीएलटी के पास जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, एनसीएलटी के पास में जब एप्लीकेशन मिल जाती है, तो एनसीएलटी दो काम करता है। पहला काम क्या करता है एनसीएलटी? पहला काम करता है बेटा आपके पास में मोरेटोरियम इंपोज करता है। एनसीएलटी शुड इंपोज, बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे आप, इसलिए ध्यान सुनना वर्ड क्या क्या आने होगा, क्योंकि पूरा पार्ट हमारे पास में अभी पढ़ाने वाला भी आप लोगों को पूरा पार्ट में। अभी जो बता रहा हूं वो एक पूरा और दे रहा हूं कि पूरे एक्ट में पढ़ने के वाले हो, कैसे कहानी चलने वाली है, ठीक है। अब सुनना, अब क्या करता है, इंपोज करता है मोरेटोरियम। सर ये क्या होता है?
बेटा मोरिटोरियम इज ए वर्ड, एक टाइम पीरियड को बोलते हैं, एक ऐसा समय जब कोर्ट ये कहता है, एनसीएलटी कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि भैया अब जो क्रेडिटर है ना वो डायरेक्टली डेटर के ऊपर एक्शन नहीं लेगा, अब जो एक्शन लूंगी, अब जो एक्शन होगा, अब जो ऑर्डर पास होगा वो सिर्फ मैं पास करूंगी। तो दैट काइंड ऑफ पीरियड इज टर्म्ड एज मोरिटोरियम। तो इसका मतलब ऐसा समय, लिख लो, आई कैन यूज दी वर्ड, लिख लो इसके बारे में, मतलब ए पीरियड, एक ऐसा समय, ए पीरियड, कौन सा पीरियड, जिसके अंदर जो कि प्रिवेंट करता है, which prevent the creditor, which prevent the creditor to take legal action, to take legal action against the debtor। अभी सुनना फिर बाद में नोट करना इसको, against the debtor। तो पहले कहानी सुनो क्या हुआ। एनसीएलटी पहला काम करता है भैया कि मोरिटोरियम इंपोज करता, लागू कर देता है, विच मीन्स दैट कि अब जो क्रेडिटर है वो डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं लेगा, अब जो एक्शन लेगा वो एनसीएलटी के पास जब केस आ गया तो एनसीएलटी ही डिसाइड करे क्या होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, ये इंपोज होने के बाद में क्या करता है एनसीएलटी, जो काम करता है वो करता है अपॉइंट करता है बेटा। अभी पूरा काम करवाया कौन, ये पूरा प्रोसेस, सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस कौन डील करेगा, सिंपली इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। हाँ, इस काम के लिए भी प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, सिंपल सी बात। तो क्या बोलेंगे, अपॉइंट करेगा बेटा आईआरपी। आईआरपी, ये सारे शब्द आपको दोबारा से आपके एक्ट में देखने को मिलेंगे, इनके पूरे पूरे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, अभी सुन लो ध्यान से बात। तो क्या करता है एनसीईआरटी, वो अथॉरिटी है जो आईआरपी को अपॉइंट करती है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन, लिख लो, इसे बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आप एक वर्ड कॉमन देख रहे हो, रेजोल्यूशन बार बार वर्ड आ रहा है, विच मीन्स दैट कि इस एक्ट का पूरा काम यही है कि भैया सॉल्यूशन कर दो, कंपनी या पर्सन को ये प्रॉब्लम ना आए कि लास्ट में जाके कंपनी लिक्विडेट करनी पड़ जाए, तो उससे पहले सॉल्यूशन के लिए जितने एफर्ट लग सकते हैं वो सारे एफर्ट लगा दो। तो यहां क्या हो गया, जैसे एनसीएलटी मोरिटोरियम का इंपोज करती है और उसके बाद में आईआरपी को अपॉइंट करती है, आईआरपी यहां से बागडोर संभाल लेता है और बोलता है भैया अब मैं काम करूंगा। क्या काम करता है आप समझते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है, लोन लिया, आगे बढ़े, अब आगे सुनते हैं। आईआरपी क्या करता है बेटा, आईआरपी यहां पर आपके पास में पहले 2 काम करता है। आईआरपी सबसे पहले करता है आपके पास में, वो इनवाइट करता है, आईआरपी विल इनवाइट, इवन आपके क्वेश्चन सिलेबस में क्वेश्चन आता है कि ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है क्या, तो ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो ये वही है बेटा, ये पूरा वही है, बट आई एम यूजिंग दी कुछ सम नेम्स ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए यहां पे, ठीक है। आप सुनना, तो क्या करता है आईआरपी इनवाइट करता है क्लेम्स को, क्लेम्स को, क्लेम्स किसके, क्लेम्स ऑफ, लिख लो एक वर्ड लिख रहा हूं, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम सर, मोरिटोरियम डिफरेंट, ये अलग वर्ड है। हाँ, कंसोर्टियम का मतलब होता है बेटा नॉर्मली ग्रुप ऑफ मल्टीपल लैंडर्स, आई कैन यूज दी वर्ड, लिख लो ग्रुप ऑफ मल्टीपल लैंडर्स। मतलब अगर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, एक कंपनी को एक से ज्यादा क्रेडिटर्स ने लोन दिया है तो उन्हें कंसोर्टियम कहते हैं। तो कौन सा, ग्रुप ऑफ मल्टीपल क्रेडिटर्स, मल्टीपल क्रेडिटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर का मल्टीपल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा, जिन्होंने किसको लोन दिया, लैंड्स मनी, जिन्होंने उधार दिया लैंड्स मनी टू ए सिंगल डेटर, टू ए सिंगल डेटर। अब बताओ ना, अनिल अंबानी के ऊपर 49,000 करोड़ का लोन है, जो करीबन कितने 53 बैंक से लोन लिया था, तो वो 53 बैंक क्या कहलाएंगे, 53 बैंक्स विल बी टर्म्ड एज कंसोर्टियम कहलाते हैं। तो पॉइंट समझना, आईआरपी क्या करता है, इनवाइट करता है कि जितने भी सारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने विजय माल्या को लोन दिया, नीरव मोदी को लोन दिया, जिस भी व्यक्ति को लोन दिया, पर्सन को लोन दिया इंडिविजुअल बोलते हैं, दूसरे कंपनी को लोन दिया तो उसको हम बोलेंगे हमारे पास में बैंकरप्सी वाला पार्ट में आएगा। तो पॉइंट समझना ध्यान से, इंसॉल्वेंसी ही वो मोड है जो बाद में बैंकरप्सी में कन्वर्ट होती है, एडवांस वर्जन बैंकरप्सी है। इंसॉल्वेंसी को अगर रिजोल्व नहीं किया जाता तभी बैंकरप्सी कहलाती है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है भैया सिंपल सी बात, आप लोन पे नहीं कर पा रहे और ना ही नियर फ्यूचर में पे करने वाले हो, और ना ही आपके पास जो असेट्स हैं वो इतनी इनफ है कि लोन पे कर सको अपना, तो ऐसी कंडीशन को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। बट ये अगर ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता, अगर आपका लोन वसूल नहीं हो पाया, सेटल नहीं हो पाया, क्लोज नहीं हो पाया, तो इसी को बोलते हैं बैंकरप्सी, इसी को बोलते हैं बैंकरप्सी। तो सेम यहां पर क्या करता है आईआरपी, पहला काम करता है कि जितने भी सारे लोग हैं जिन्होंने एक सिंगल डेटर को लोन दिया है उन सबको इनवाइट करता है कि अपना अपना क्लेम बता दो भैया, एक कंपनी का केस आया, कोई और भी है क्या बताओ, तो सब निकल के आएंगे और सबके पास में क्लेम आ जाएगा, नंबर 1। अब क्या करता है, ये होने के बाद में
आईआरपी करता है, ये होने के बाद में वो इन सब से क्या करेगा, वो इन सब से यहां पर अब क्या करेगा, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 इनवाइट करने के बाद में अब आईआरपी फॉर्म करता है, जब डिसाइड हो जाएगा कि भाई किस किस का लोन बचा हुआ है तो फॉर्म करेगा सीओसी। सर व्हाट इज सीओसी हियर, सुन लो, सीओसी मींस होता है बेटा आपके पास में कमिटी ऑफ क्रेडिटर, लिख लो, शॉर्ट मींस इसका मतलब है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिले बेटा यहाँ पे। अब क्या होता है, हाँ बेटा हाँ, एनसीएलटी जिस आईआरपी को अपॉइंट कर रहा है उसके दो काम है, पहला काम इनवाइट करना क्लेम को, दूसरा काम हमारे पास में इनवाइट करने के बाद में एक सीओसी को फॉर्म करना। सीओसी मतलब इन शॉर्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर को फॉर्म करना। बना दिया, अब क्या होगा, जब ये सारा काम ये कर लेता है, अब यहां पर मेन काम क्या था इसका, सर इसका मेन काम था कि जितने भी लोगों का पैसा नहीं आया उनका पैसा दिया जाए। लेकिन भैया बनाया क्यों गया था, ताकि एक रेजोल्यूशन प्लान बना सके कि अब क्या होना है। एग्जाम्पल मुझे बताओ, जब पता है कि जिन लोगों को पैसा उधार दिया गया है उनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, उनकी संपत्ति भी इनफ नहीं है, एसेट इनफ नहीं है उनकी पेमेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो सोल्यूशन क्या है, कौन सा वायबल सोल्यूशन अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है, ये सब कौन प्रिपेयर करेगा, ये आईआरपी ही प्रिपेयर करता है। तो क्या करेंगे, जब ये सीओसी बन जाता है तो यहां पर अब क्या होगा सुनना, इसके बाद में ये आईआरपी क्या करता है, आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी आपके पास में फ्रेम करता है, आईआरपी फ्रेम करता है, बनाता है, क्या बनाता है बेटा, लिख लो, आईआरपी फ्रेम रेजोल्यूशन प्लान। आईआरपी फ्रेम एनसीएलटी के बिहाफ पे काम कर रहा है, आईआरपी फ्रेम रेजोल्यूशन प्लान। यही आईआरपी एक रेजोल्यूशन प्लान बनाता है और उस रेजोल्यूशन प्लान को उन सारे क्रेडिटर के सामने शो करता है कि देखो भैया, ये जो फाइनली मैंने अपने जितने भी डेटर्स थे उनकी सबकी कहानी देख ली, उन सबकी असेट्स को इवैल्यूएशन कर लिया, सब निकाल लिया, तो ये सॉल्यूशन निकल सकता है। और वो सॉल्यूशन वो उस क्रेडिटर के सामने रखता है कि देखो भैया, तुम्हारे पास पैसा तुम्हारा आने पूरा तो आने का नहीं, जितना आने का ये आने का इतना अमाउंट लगेगा। एग्जांपल मान लो अगर 12,000 करोड़ रुपए का एक लोन था, आज उसकी कंपनी पूरी डूब, जिसको लोन दिया था, अब सिर्फ मान लो 2,000 करोड़ ही आएगा, तो वो वहां पे शो कर देगा भाई 2,000 करोड़ ही पॉसिबल है। अब यहां पर क्या हुआ, जब रेजोल्यूशन प्लान यहां पर आईआरपी फ्रेम करता है और क्या करता है, करने के बाद में क्या करता है, वो उसे प्रेजेंट करता है इन सीओसी के सामने, इन क्रेडिटर के सामने। अब क्या होगा, एक बार प्लान बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, रिव्यू कर लिया, और उसके बाद में उसको चाहिए बेटा अप्रूवल। ये आईआरपी क्या करता है, इसे अप्रूवल के लिए भेजता है, इसे अप्रूवल के लिए भेजता है। एक बार प्लान बनाने के बाद, इवन मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसी क्लास के अंदर। अब क्या होगा, इसे अप्रूवल के लिए भेजता है, किसके पास भेजता है, सुनना ध्यान से। आईआरपी अप्रूवल के लिए भेजेगा दो लोगों के पास में, पहला नाम है आपका सीओसी, दैट मींस कमिटी, कौन सी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास में अप्रूवल के लिए भेजेगा। दूसरा बेटा एनसीएलटी, तो सबसे पहले जिसके पास में इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है वो कौन है बेटा, सीओसी। भाई जिन्होंने लोन दिया अगर वही सेटिस्फाई हो गई, ठीक है भैया हम मान जाते हैं, तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं माने तो भैया कंपनी लिक्विडेट होगी ही होगी। तो पॉइंट क्या है सर, अप्रूवल किसका चाहिए, सीओसी का। याद रखना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल मांगता है, नंबर 1। नंबर 2, जब उनसे अप्रूवल मिल जाएगा तो नंबर 2 अप्रूवल आएगा एनसीएलटी। इसीलिए ध्यान रखना, the first approval will be from COC and the second and the final approval is be from NCLT। और याद रखना, जैसी NCLT से, मान लो एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज इन्होंने अप्रूव कर दिया, दे अप्रूव्ड, इन्होंने अप्रूव कर दिया, तो अगर इनके अप्रूव करने के बाद में एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया, तो भैया सिंपल सी बात, जो रेजोल्यूशन प्लान डिसाइड किया गया था उसी के हिसाब से रिजोल्व कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अनिल अंबानी वाले पार्ट में हुआ था, रिमेंबर क्या हुआ था भाई, इतने अमाउंट के लोन को करीबन 500 कुछ करोड़ के अंदर ही सेटल कर दिया गया था। कितनी, क्या 49,000 करोड़ का लोन बीजेपी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, असिस्ट किया, उसको बचा लिया, सिंपल सी बात है। बट द पॉइंट इज, बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो पॉइंट समझने क्या हुआ, अब यहां पर क्वेश्चन अप्रूव हो गया तो रेजोल्यूशन प्लान फाइनलाइज हो गया, वो बैंकरप्सी से बच गए। लेकिन 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 हम तो बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी विद बैंकरप्सी, रिमेंबर। तो अब समझना क्या होता है, अगर एनसीएलटी जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फाइनल अप्रूवल। एनसीएलटी से जो अप्रूवल मिलता है वो है फाइनल अप्रूवल, जो आईआरपी भेजता है उसके पास में। अब क्या होगा, लेट्स सपोज अगर एनसीएलटी या सीओसी से जो था उनको अप्रूवल नहीं मिला,
मतलब एग्जांपल के लिए क्या बोल रहा हूं, अगर इन दोनों की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला, लिख दो, एक वर्ड लिखो, इफ नो वायबल रेजोल्यूशन, इफ नो वायबल रेजोल्यूशन, अगर कोई भी वायबल रेजोल्यूशन रिसीव नहीं हुआ, इफ नो वायबल रेजोल्यूशन हैज मेड, अगर कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा नहीं मिला जिसपे कि लोग सहमत हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप सुन लो, उस केस में क्या होता है। उस केस में जाके अब क्या होता है, हमारे देश की बात कर रहा हूं, उस देश में क्या होता है, उस केस में बेटा होगा लिक्विडेशन, उस केस में होगा लिक्विडेशन। मैं दो वर्ड यहां मेंशन करने वाला हूं, द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड लिक्विडेशन एंड दूसरा वर्ड लिख रहा हूं मैं बैंक्रप्सी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेटा ये है कि इंडिविजुअल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बैंक्रप्सी, और कंपनीज के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं अपने पास में कौन सा, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। तो वर्ड आया यहां पर, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो यहां पर क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो इंडिविजुअल हो जाएगा बैंक्रप्ट, नंबर 2, और कंपनी हो जाएगी लिक्विडेट। द वर्ड लिक्विडेशन इज फॉर कंपनीज, ये वर्ड कॉर्पोरेट्स के लिए है, ये वर्ड कॉर्पोरेट के लिए है, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम ही है, बट पॉइंट इज यहां पर ये कॉर्पोरेट के लिए वर्ड यूज किया गया और दिस वर्ड इज फॉर इंडिविजुअल, दिस वर्ड इज फॉर इंडिविजुअल। तो गाइस एक बार प्लीज फोकस समझना, ध्यान से दोबारा देखना, ये पूरी कहानी मैंने जो मेंशन की है पूरा क्या है, ये हमारे देश के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा हुआ तरीका है, ये पैटर्न मेंशन किया गया है। अब क्या समझना है, कैसे चलेगा, थोड़ी कहानी समझते हैं और डीप में जाता हूं। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि इस देश में इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी का मतलब सिंपल सा मतलब व्हेन द असेट्स ऑफ ए पर्सन, पर्सन बोलो मतलब इंडिविजुअल या कंपनी, रिमेंबर, इज लेस देन द डेट्स ऑफ द कंपनी या डेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, उस व्यक्ति की संपत्ति इतनी नहीं है कि वो अपने लोन चुका सके और ना ही नियर फ्यूचर में वो लोन चुकाने की कंडीशन में है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो ऐसी कहानी में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर पास करके उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, नंबर 1। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेबल है, मतलब इन शॉर्ट अगर किसी इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया जाए, अगर कोई इंसॉल्वेंसी का लिखता हूं, इफ अनट्रीटेबल, इफ अनट्रीटेड, अगर वो ट्रीट नहीं हो पाई, मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ जो पूरा प्रोसेस ये हुआ बाद में जाके कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, जो कि 180 दिन हमारे पास में, उस केस के अंदर वो व्यक्ति बैंकरप्ट कहलाएगा, कंपनीज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट कहलाएंगी। ये है बेटा पूरी कहानी। यू कैन चेक द होल सिनेरियो। लोन लिया, रिकॉल कर रहा हूं, लोन लिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्रेडिटर कहां जाएगा, क्रेडिटर जाएगा किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी क्या करती है, एनसीएलटी उसके बाद में मोरेटोरियम को इंपोज करेगी, विच मीन्स दैट कि अब क्रेडिटर और ये डेटर आपस में पर्सनल झगड़ा नहीं कर सकते लीगली, अब सॉल्यूशन एनसीएलटी की हैंड से होगा। दूसरा, एनसीएलटी आईआरपी को अपॉइंट करती है और बोलती है भैया देख भाई सिंपल सी बात ये है कि अब तेरे को काम संभालना, पूरा सीआईआरपी का प्रोसेस तुझे फॉलो करवाना है। आगे क्या होगा, इसके बाद वो आईआरपी क्या करता है, वो आईआरपी कंसोर्टियम मतलब सीओसी जो है पूरा उनको इकट्ठा करता है, उन्हें क्लेम के लिए क्लेम मांगता है, कितना कितना तुम्हारा पैसा बनता है, और पूरी अमाउंट निकाल के बोलता है हो पैसा बहुत बन गया, अब इस पे अप्रूवल बना दो। तो अप्रूवल से पहले क्या करेगा, अप्रूवल से पहले क्या करेगा, वो उनकी परमिशन लेगा रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर, वो मिलने के बाद में क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर यहां सॉल्यूशन नहीं हुआ, ऑलवेज रिमेंबर द कंपनी विल गोज इनटू लिक्विडेशन एंड द इंडिविजुअल गोज इनटू बैंक्रप्सी। ये दो कहानी है बेटा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये मैंने शुरुआत में इसलिए डिस्कस किया था कि तुम्हें याद रहे कि देश में काम कैसे होता है। अब जितने भी सारे शब्द तुमने अभी सुने हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके इस एक्ट का पार्ट है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मली इफ यू वांट टू नोट दिस, मैं वीडियो पोस्ट कर लो, यहां पर नोट कर सकते हो इस कहानी को। इवन यू कैन राइट द एग्जांपल इन योर आंसर आल्सो। तो फर्स्ट मैंने ये बनाया, इसके बाद हमने ये मेंशन किया एंड फाइनली इट इज ओवर। ठीक है, अब मैं आता हूं अपनी कहानी के ऊपर। कहानी मतलब अब आता है अपने हमारे पास मास्टर बुक के ऊपर, जहां पर हमने पूरा कंटेंट मेंशन किया हुआ है। तो गाइस आईबीसी एक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पहले में पढ़ना अपने पास में कि बिल कब पास हुआ था, कौन सी कमेटी ने इसे पास किया, कब ये लोकसभा राज्यसभा में पास ऑन हुआ, कब इसे सहमति मिली, और उसके बाद में आपका इंसॉल्वेंसी बोर्ड कब बनाया गया। ये सारी बातें हम करने वाले हैं और अपने इस कंटेंट को कवर करने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास में आता है भैया, नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। बिल के इंट्रो की बात करते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि कोई भी एक्ट पहले बिल के रूप में पास किया जाता है दोनों हाउसेस के अंदर, पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के अंदर, तभी वो एक्ट बनता है। तो फर्स्ट बात करते हैं, एज यू नो आईबीसी बिल को किसने ड्राफ्ट किया था। द
तो फर्स्ट थिंग इज आईबीसी बिल को ड्राफ्ट किसने किया, दूसरा आईबीसी बिल ड्राफ्ट होने के बाद में लोकसभा में किस डेट को पास ऑन हुआ, राज्यसभा में किस डेट को पास ऑन हुआ, कब इसे प्रेसिडेंट की सहमति मिली, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कहां कहां पे एप्लीकेबल है, सारी बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, आईबीसी बिल जो है वो ड्राफ्ट किसने किया था। एज यू नो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है बीएलआरसी, दैट इज कॉल्ड बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी। बीएलआरसी जो आपकी कमिटी है, उसी कमिटी ने इसे ड्राफ्ट किया था, इस बिल को ड्राफ्ट किया था कि एक्चुअली क्या कुछ इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग प्रोविजन होने चाहिए। अब बात करते हैं, तो बीएलआरसी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने 4 नवंबर 2015 को, याद रखना 4 नवंबर 2015 को इस बिल को ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करने के बाद में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया लोकसभा के अंदर। इंट्रोड्यूस करना मतलब पासिंग नहीं है, उस दिन ये पेश किया गया था लोकसभा के अंदर। डेट वाज 21 दिसंबर 2015, मतलब 2015 के अंदर आपके पास में 21 दिसंबर 2015 को ये बिल लोकसभा में लाया गया, और लाने के बाद में लोकसभा में पास हो गया था। कब बेटे, कब पास हुआ, बोला 5 मई 16, दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया हुआ बिल मई में जाके पास हुआ। सेम जब लोकसभा में पास हुआ, उसी के कुछ दिनों बाद, दैट इज मींस 11 मई को ये राज्यसभा में पास कर दिया गया। इट मींस दोनों हाउसेस की परमिशन, दोनों हाउसेस में परमिशन मिलकर पास हो चुका था। अब दोनों हाउसेस पास हो गया, अब क्या हुआ, ऑब्वियस एज पर द इंडियन प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर हमारे पास बनता है, उसमें क्या चलता है कि भैया जब भी कोई बिल पास होगा, दोनों हाउस में पास होने के बाद में उसे भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की सहमति लेने के लिए। असल मतलब होता है सहमति, यू नो, आप जानते हैं इस वर्ड को सर, उसे प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजा जाएगा, तभी जाके वो एक्ट बनता है। तो कब मिला, इट इज नोटिफाइड ऑन 28 मई 16, 28 मई 2016 के अंदर इस बिल को सहमति मिल गई, मतलब ये एक्ट बन गया। अब बात समझते हैं, एक्ट तो बन गया, अब आगे बात करना। नॉर्मली क्या इसमें कितने पार्ट्स आते हैं, सुना ध्यान से बात को बेटा, 4 पार्ट, 255 सेक्शन और 11 शेड्यूल मिलके ये पूरा एक्ट बना हुआ है। और हुआ क्या, ये वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर सबसे बड़ा ये रिफॉर्म था एक तरीके का। रीजन क्या था, क्योंकि आज से पहले, इस एक्ट से पहले जो भी आपके इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग प्रोविजंस थे, वो क्रेडिटर ड्रिवन नहीं थे। मतलब इन शॉर्ट, जो लैंडर है, उधार देने वाला व्यक्ति है, उसको लेके फोकस नहीं किया जाया करता था। ठीक है भाई, उधार दे दिया, आपका पैसा डूब गया, तो कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी, कोई इफेक्टिव मेजरमेंट नहीं थे। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, सुना से बात, इस एक्ट के थ्रू क्रेडिटर्स ड्रिवन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मतलब इन शॉर्ट, यहां पर इस एक्ट का मेन फोकस जो है ना, वो मेन फोकस उधार लेने वालों पे नहीं है, ये फोकस है उधार देने वालों पे, कि जिन्होंने उधार दिया, जिनका पैसा दिया हुआ है, उनका लोन रिकवर हो सके, उन्हें लॉस ना हो, उन्हें लॉस कवर हो जाए। तो याद रखना, 2 बातें बोलता हूं, सुनना ध्यान से बात को। आपका आईबीसी मेनली 2 चीजों पे ध्यान देता है। पहली बात तो है बेटा, नंबर 1, रिवाइवल ऑफ बिजनेस। ये नहीं बोलता कि आपको एग्जाम्पल कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंकक्रप्ट कर दो उसको, नहीं। आपने पढ़ा, एक बात जानी भी आपने समझाई थी कि ऐसा नहीं है कि सीधा कोई भी पर्सन बैंकक्रप्ट या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चला जाता है। पहले उसे रिवाइवल का मौका दिया जाता है कि भाई ठीक है, इतना लोन बनता है, कितना पेमेंट कर सकते हो, या कोई सेटलमेंट पेस बन सकता है, बना दो। बट पॉइंट इज, रिवाइवल अगर नहीं होता तब जाके बैंकक्रप्सी जैसी कहानी खड़ी होती है। इसलिए टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि अगर पैसा रिकवर हो सकता है, अगर रिकवरी पॉसिबल है, तो रिकवरी करवाई जाए, यही इस एक्ट का मेन पर्पस है। दूसरा क्रेडिटर्स को मेन फोकस दिया गया इस एक्ट के अंदर में, मतलब जो उधार देने लैंडर जो हैं, उन्हें मेन फोकस दिया गया। हमने पढ़ा भी सीओसी के बारे में, दैट मींस आपकी क्रेडिटर की कमिटी जिन्होंने कंबाइंड लोन दिया, उन सबका कुछ ना कुछ पैसा लौटा सके। पहली बात, आगे बढ़ता हूं। अब बताइए हमारे पास में अमेंडमेंट के बारे में। तो भैया इस एक्ट के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स भी आई है, ऑब्वियस, इवन आज तक भी अमेंडमेंट आ रही है, इवन अभी भी अमेंडमेंट आई है। इन शॉर्ट, इस साल भी अमेंडमेंट आई है। पॉइंट क्या है पढ़ना, अमेंडमेंट वाले पार्ट में कुछ बातें जो आपको जाननी रिक्वायर्ड है, सुन लो खाली ध्यान से, सुनना खाली इस पार्ट को। तो फर्स्ट इज कॉल, सबसे पहली अमेंडमेंट आई थी 23 नवंबर 2017, 23 नवंबर 17 को पहली अमेंडमेंट आई, अध्यादेश पास करके आई थी, जो बाद में कन्वर्ट होगी आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 18 के अंदर। मतलब 17 में आई अमेंडमेंट को बाद में आईबीसी 18 के अंदर कवर किया गया था, नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर इस एक्ट को और अमेंड किया गया। अमेंडमेंट हुई 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को एक अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से 13 मार्च 2020 को
13 मार्च, आप जानते हैं मार्च वो महीना था जिस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना शुरू कर दिया कि भाई 21 तारीख जनता, 22 तारीख से हम जनता कर्फ्यू लेके आएंगे, फिर लॉकडाउन कंडीशन चालू हो चुकी थी। रिमेंबर, ये वही फेज था बेटा जब आपके पास में देश में लॉकडाउन जैसी कंडीशन आनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है, 13 मार्च को अमेंडमेंट तो किया, समझना, 5 अगस्त को अमेंडमेंट किया, ठीक है भैया, उससे पहले अमेंडमेंट हुआ, ठीक है भैया, लेकिन 13 मार्च को जो अमेंडमेंट किया गया वो अमेंडमेंट इफेक्टिव कब हुआ था, 28 दिसंबर 2020 से, जब कोविड का थोड़ा कहर जो प्रहर था थोड़ा कम हो गया था, इफेक्ट कम हो गया था, उसके बाद में ये इफेक्टिव होता है। याद रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना, 13 मार्च को आई अमेंडमेंट जो थी वो 28 दिसंबर को इफेक्टिव हुई थी आईबीसी के अंदर। रीजन और सुना, रीजन क्या था सुनना, 13 मार्च को ऐसी क्या अमेंडमेंट आई थी, सोचा कभी आप लोगों ने? भाई एक बात बताओ, पेंडेमिक जैसी कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर, क्या भारत देश के अंदर जितने सारे बिजनेस थे या जो लोन पेमेंट वाला पार्ट था, क्या वो अफेक्ट नहीं हुए? क्या जो बिजनेसमैन थे अफेक्ट नहीं हुए? क्या क्या मुझे बताओ, जो डीलिंग्स थी, जो कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं हुए? क्या हुए थे सर? उसी को ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट को पता रहे यार, ये मत बोलना कि अच्छा नहीं 23 मार्च से 22 मार्च से ही जब लॉकडाउन चालू हुआ उसी टाइम के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। आंसर इज नो। कोविड-19 2019 की बात है, गवर्नमेंट को पता था कोविड का इंपैक्ट आने वाला है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने वाली थी। उस टाइम पर गवर्नमेंट को यही पता था जब हम लॉकडाउन लगाएंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे डीलिंग्स, जो लोन दिए हुए लोगों को पैसा मिला, उधार मिला हुआ है, वो रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो बिजनेसमैन को एक प्रॉपर तरीके से रिलीफ मिलने के पॉइंट से या कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के पॉइंट से बहुत सारे प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए थे इस वाली अमेंडमेंट के दौरान, जो बाद में इफेक्टिव कब से हुआ, 28 दिसंबर 2020 को, जो एवरेज आप सुनते भी होगा, जब पार्शियल लॉकडाउन ओपन कर दिया गया था, लॉकडाउन ऑलमोस्ट पूरी तरह से ओपन हो चुका था। रिमेंबर, हालांकि थर्ड फेज में भी आया था, आगे बढ़ते हैं इस बारे में। नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेकंड अमेंडमेंट। जो सेकंड अमेंडमेंट थी जो कि नोटिफाई की गई 23 सितंबर 2020, मतलब 23 सितंबर को जो अमेंडमेंट नोटिफाई की गई। नोटिफाई मतलब क्या होता है, द गवर्नमेंट अपने पास में अपने ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिकेशन पास करके नोटिफिकेशन देती है, इंफॉर्मेशन देती है कि भैया हम अमेंडमेंट लेके आए हैं। वो जो अमेंडमेंट थी इज डीम टू हैव केम इनटू फोर्स ऑन 5 जून 2020। अब ये वर्ड समझना यार, पढ़ना इजी लग रहा है कि क्या मतलब लिखा है, बट इसका मतलब अलग है, जान रखना। कह रहा है सेकेंड अमेंडमेंट तो थी, वो नोटिफाई कब की थी, नोटिफाई हुई थी, बताया कब था, इंफॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब देखो नोटिफाई सिंपली मींस हियर कि आपको इंप्लीमेंटेशन, आपका इंप्लीकेशन, आपने कब उसको लागू कर दिया, 23 सितंबर को अप्लाई किया, जबकि उसे काउंट कब कर रहे हो, बोला 5 जून से काउंट होगी। रिपीट कर रहा हूं, 23 सितंबर को आई हुई नोटिफिकेशन अप्लाई कब से हो रही, 5 जून से, पहले से। तो बेटा इसी वर्ड को हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लिख लेना इस वर्ड को, इट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब द इफेक्ट विच इज रिलेटेड टू पास्ट। मतलब अगर आज मैं एग्जांपल के लिए मान लो कोई चीज कह रहा हूं कि आज से अप्लाई होगा, बट मैं कह रहा हूं ये एप्लीकेशन जो है काउंट करोगे 5 जून से। सर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ बेटा कि 5 जून से लेके 23 सितंबर से पहले पहले जो चीजें, जो सारे केसेस थे, या किसी ने कोई एग्जांपल केस फाइल किया, सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट करवाया, तो वो भी इसी अमेंडमेंट के हिसाब से चलेगा। ये इसका रीजन ये होता है। द वर्ड इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है आईबीसी के अंदर यहां पर। ओके, आगे आता हूं। अब बात करते हैं कि इतने चेंजेस थे। नहीं भैया, लगातार अमेंडमेंट्स आती रही। चाहे एग्जांपल बात करता हूं, 2016 के अंदर आई, 18 के अंदर आई, 19 के अंदर आई, 20, 21, 23 और इवन 25 में भी आई। हाँ, तो अमेंडमेंट तो लगातार इस एक्ट में आई है और आती रहेंगी यार। एक बात समझना, इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग, इतने सारे केसेस आज भी चल रहे हैं। तो जब केस के जजमेंट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, और निकल के आता है द गवर्नमेंट विल डिसाइड, एक काम करो चेंजमेंट लेके आओ इसके अंदर। तो अमेंडमेंट तो भैया लाए जाएंगे। और इवन याद रखना, इवन 2025 के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो था उसको भी अमेंडमेंट के थ्रू लाके पास करवा दिया गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब जो आपका बोर्ड था, रिमेंबर, उसमें भी चेंजेस आए हैं, उसमें भी अमेंडमेंट्स आए हैं। जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड, जो एडमिन बोर्ड है, उसके अंदर भी चेंजमेंट्स आए हैं। तो याद रखना, अमेंडमेंट पार्ट कोई नया नहीं है, आगे भी अमेंडमेंट आती रहेंगी आईवीसी के अंदर। इसलिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आज तो पढ़ रहे हो इस कंटेंट को, आज तो याद रखोगे अमेंडमेंट कब कब आई थी, बट द पॉइंट इज इन फ्यूचर भी अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग कभी भी कुछ चीज आपको डिसीजन लेने, यहाँ पे क्लाइंट्स निकल के आते हैं, कोई लोग आते हैं यार हमारा काम कर दो, रिमेंबर आपके पास आएंगे लोग, तो वहां पर याद रखना आपको अमेंडमेंट पढ़ना जरूरी है प्रैक्टिकल फेज के पॉइंट से। क्या रहेगा? आगे आता हूं। अब बताइए हमारे पास में वो बात जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, दैट इज हमने अपने कंटेंट में यहां पर सीखी थी। ये जो पूरा फेज मैंने समझाया था, इसी फेज के अंदर कुछ कंटेंट जो आपके पास इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, अब जानते हो, अब बस समझना, इसी पार्ट को हम अभी रीड करने वाले हैं। एक बात बताओ, क्या ये मीनिंग क्लियर है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दो डिफरेंट टर्म्स हैं?
क्योंकि इंसॉल्वेंसी को अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तभी बैंक्रप्सी होती है, और बैंक्रप्सी वर्ड जो यूज किया गया वो इंडिविजुअल के लिए यूज किया गया, पहली बात। दूसरी वर्ड, अगर मैं कंपनीज की बात करूंगा तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया कि किसी इंसॉल्वेंसी को अनट्रीट किया गया तो दैट विल बिकम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। नंबर 2, ठीक है, अब बात करते हैं तो समझते हैं फर्स्ट वर्ड। तो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो फर्स्ट वर्ड ही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं रीड कर रहा हूं पहले से। तो फर्स्ट इज द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल दोनों के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। नाम भी जानते हो कौन सा वर्ड है सर? फॉर इंडिविजुअल, अगर इंसॉल्वेंसी ट्रीट नहीं होती दैट विल बिकम बैंक्रप्सी, उसको हम कहते हैं बैंक्रप्सी। अगर बिजनेसेस के लिए कोई इंसॉल्वेंसी फेज है और वो ट्रीट नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो दैट विल बिकम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। ये दो डिफरेंट वर्ड है, इन्हें याद रखना बेटा, इन्हें याद रखना। अब बात करते हैं आगे की, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 इज कॉल्ड इंडिविजुअल्स के लिए बताओ, तो इंडिविजुअल क्या बोला? द बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, जो मैंने ऊपर वर्ड लिख दिया आपके लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्लियर? आगे आता हूं, ये वर्ड हम पहले भी सीख चुके हैं। आगे आते हैं, बोथ रेफर्स टू। अब ये है मीनिंग भाई, ये है मीनिंग, जो मीनिंग ऑलरेडी हमने अपने पास पढ़ लिया था, अभी अपने कंसेप्ट स्टार्टिंग के अंदर ही यहां पढ़ लिया था, उसी मीनिंग को आगे डिफाइन किया गया। समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक्चुअली 2 वर्ड सीखे थे। पहला वर्ड था कि आपने प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में भी लग रहा है कि आप अपने लोन नहीं चुका पाओगे, आपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी असेट्स भी जो है उनकी अमाउंट इतनी नहीं है कि उससे लोन पे किया जा पाएगा। अगर ये 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है दैट मींस यू बिकम इंसॉल्वेंट, यो आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो। कोर्ट विल पास एन ऑर्डर अगेंस्ट यू टू बिकम इंसॉल्वेंट, रिमेंबर। हालांकि उसके बाद का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, अगर नहीं हुआ सॉल्यूशन तो बैंक्रप्सी वाला पार्ट आता है, रिमेंबर। अब बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड इसके एक बात बोलूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि जरूरी नहीं है कि सारी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में कन्वर्ट हो? क्या ये वर्ड सही है? रिमेंबर, टेल मी गाइस, अगर ये बोलूं कि मीन सारी की सारी जो इंसॉल्वेंसी है वो बैंक्रप्सी बनेगी, क्या ये कंफर्म्ड है? क्या आंसर इज नो, इट इज नॉट कंफर्म्ड। क्योंकि इंसॉल्वेंसी के बाद में जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलता है उसके अंदर कुछ बिजनेस रिवाइव भी हो जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल को बेनिफिट भी मिल जाता है। याद करो ना, अनिल अंबानी को बेनिफिट मिल गया भाई, मिल गया, उसका लोन कम कर दिया गया, सेटल कर दिया गया, रिमेंबर। बट बाकी केसेस में ऐसा नहीं हुआ। तो पॉइंट इज, पॉसिबिलिटीज है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में कन्वर्ट ना हो, बट सारी बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी है तो कंफर्म्ड है। ओके, आओ बात करते हैं, तो वर्ड समझते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज क्या? बोथ रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल कंपनी आर नॉट एबल टू पे डेट इन प्रेजेंट और नियर फ्यूचर। यही तो बात कही थी हम लोगों ने भैया। दोनों कंडीशन मतलब क्या है? चाहे बैंक्रप्सी बोलो चाहे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बोलो, दोनों में मतलब क्या कॉमन सेम है? चाहे वो इंडिविजुअल और कंपनी हो जो लोन नहीं पे कर पा रहे, अपना डेट नहीं पे कर रहे प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर के अंदर। दूसरा, एंड द असेट्स हेल्ड बाय देम आर लेस देन लायबिलिटी, और जो संपत्ति उनके पास में है उसकी अमाउंट, उसका वैल्यूएशन किया गया जाएगा तो वो अमाउंट आपकी डेट्स की अमाउंट से कम है। दिस पर्टिकुलर फेज will be termed as insolvency for both the cases, number 1। आगे आता हूं, अब बात करते हैं insolvency in this code is regarded state मतलब कंडीशन को बोलते हैं, कंडीशन where assets are insufficient to meet the liability। अब बात समझना, listen to me guys, this is the meaning of insolvency, remember कि एक्चुअल में क्या बनता है। बट इस कोड के हिसाब से, आईबीसी एक्ट के हिसाब से क्या बोला गया? इस कोड का मतलब होता है, इस कोड का मतलब आईबीसी कोड, आईबीसी एक्ट के हिसाब से बोला क्या मतलब है? बोला हम चेक करेंगे ऐसी कंडीशन, स्टेट मतलब सिचुएशन, स्टेट बोले तो भैया स्टेट मतलब ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर असेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज। अगर लग रहा भैया आपकी संपत्ति इनफ नहीं है, एक बात बताओ ना यार, कॉमन सेंस है, किसी की असेट्स का वैल्यूएशन करने पे कब आओगे आप लोग? जब उसके पास पर्सनली पैसा पे करने के लिए नहीं है आपको, उसका बैंक अकाउंट है, उसके पास जो पैसा है वो इतना नहीं है, इनफ नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए, तब जाके किसी घर के बर्तन बिकते हैं, समझ रहे हो? अब एग्जांपल मुझे बताओ ना, किसी इंसान के घर के बर्तनों को बेचा जाएगा, घर का सामान बेचा जा रहा है, कोई इंसान घर का सामान कब वैल्यूएशन करे, कब बेचने की बात आएगी? जब पर्सनली उसका पैसा नहीं है। तो सेम कहानी यहां पर भी अप्लाई होती है, भैया सिंपल सी बात, असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे योर डेट्स फॉर लायबिलिटीज। रिमेंबर, आपकी लायबिलिटी पे करने सफिशिएंट नहीं होता, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एज पर द कोड। रिमेंबर, आगे आता हूं। अब बोला ये वर्ड तो हम पहले सीख ही चुके हैं बेटा, इफ अनट्रीटेड, अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर, हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं, अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, इफ इंसॉल्वेंसी इज अनट्रीटेड, सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, ऑलवेज रिमेंबर उसके बाद वर्स्ट फेज चालू होता है, विच इज टर्म्ड एज इंसॉल्वेंसी विल लीड टू बैंक्रप्सी,
which is for the individual, that means non corporates, and corporate insolvency जो हम बोलते हैं liquidation. तो liquidation किसके लिए बोला है? कंपनीज के लिए बोला गया है. The word liquidation is for companies, corporates के लिए बोला गया. हम इसको क्या बोलते हैं? The liquidation is also known as, you can also write it here, liquidation is also known as, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी वर्ड को एक बार इसको साइड करता हूं, इसी को हम बोलते हैं अपने पास में corporate insolvency. The corporate insolvency, which we can say liquidation is the process, the final process of for companies in case insolvency is not treated. याद रहेगी बात है? तो यहां तक क्लियर है बेटा, ये वर्ड बोला हम लोगों ने, डन है. अब लास्ट का वर्ड भी मैंने वही बोला, याद करो कि भैया बैंक्रप्सी क्या है? क्या बैंक्रप्सी फर्स्ट फेज है क्या? नो, बैंक्रप्सी इज एन कंक्लूसिव इंसॉल्वेंसी, which we can say कि भैया बैंक्रप्सी से पहले इंसॉल्वेंसी होता है. अब बैंक्रप्टी कोई व्यक्ति हो गया, मतलब बैंक्रप्ट है, तो बैंक्रप्ट का मतलब है उसका पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चला, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं निकला, तब जाके उसे बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया. पहली बात. दूसरी बात बोलते हैं एंड ऑल इंसॉल्वेंसीज विल नॉट लीड टू बैंक्रप्सी. ये भी कंफर्म्ड है कि क्या सारी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में कन्वर्ट होगी क्या? आंसर इज नो. ऐसा नहीं होता ना भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ इंसॉल्वेंसी को रेजोल्यूशन रिवाइवल मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है. रिमेंबर, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ किसका? कंसेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल भी सीख चुके हैं. हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया इस पार्ट को, और साथ साथ में अपने पास में हमने उसको कंसेप्चुअल मास्टर बुक से भी समझ लिया. आगे बढ़ू, एज इट इज जैसे पढ़ रहे हो वैसे आपको याद भी करना है. ओके, आगे बढ़ता हूं. चलो, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नीड फॉर न्यू लॉ. भाई मुझे बताओ ना, ये जो न्यू लॉ है, न्यू लॉ मतलब द आईबीसी एक्ट की जो अमेंडमेंट्स हो रही है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है? ऐसा क्या है कि जो पहले नहीं था आज नहीं, आज हो गया? एक्ट का नाम क्या है? आईबीसी 2016. मतलब इससे पहले एक्ट नहीं था ना? बोल नहीं था, एक्ट नहीं था. मुझे बताओ, प्रोविजन थे ना? हाँ थे सर. इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजंस थे. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, इंक्लूडिंग द कंपनीज एक्ट, इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप एक्ट, सभी एक्ट्स के अंदर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन लिखे हुए थे. एक बात समझना, बड़ा प्यारा पॉइंट है, समझना ध्यान से, क्योंकि ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्डअप होगा इस बात को सुनने से. ऐसा तो नहीं है ना भैया कि जितने भी बिजनेस थे, फॉर एग्जांपल एलएलपी बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टी, जो 8 में एक्ट आ गया था हमारे पास में, पार्टनरशिप, कंपनीज, रिमेंबर, सोल प्रोप्राइटरशिप, अब मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस तो में चल रहे थे. हाँ चल रहे थे सर. तो मुझे एक बात बताओ, क्या डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, क्या उनके अंदर इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस नहीं था क्या? 2016 में एक्ट आया, तो मुझे बताओ क्या उससे पहले प्रोविजन नहीं थे? सर प्रोविजन तो थे, प्रोविजन तो थे ना भाई. तो अलग अलग एक्ट में प्रोविजन लिखे हुए थे. अब क्या किया? सिंपल सी बात, उन सभी एक्ट के प्रोविजन जो प्रोविजन थे इंसॉल्वेंसी के, बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग, उन सब प्रोविजन कंबाइन बना के बना दिया गया आईबीसी एक्ट. सिंपल सी बात ये है, आईबीसी एक्ट के अंदर एक तरीके से पहले सब प्रोविजन को इकट्ठा किया गया, सब बिजनेस इकट्ठा किया, उन सब बिजनेस के कॉमन प्रोविजन लिखे गए, उनमें अमेंडमेंट्स की गई, और फाइनली आपको तैयार मिलकर मिला आईबीसी एक्ट. रिमेंबर, इसीलिए इस एक्ट में अब भी बदलाव हो रहे हैं, अब भी चेंजमेंट हो रहे हैं. आगे बढ़े तो बात करते हैं नीड फॉर न्यू लॉ. एक नए लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी यार? क्यों पड़ी? सुनना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड, आप जानते हैं कि वर्ल्ड की 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो मेनली हर कंट्री के अपने फाइनेंशियल मैटर्स में दखलंदाजी करती रहती है. वन इज वर्ल्ड बैंक, द ग्रुप ऑफ बैंक्स, रिमेंबर. नंबर 2 इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड थर्ड इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी न किसी हर कंट्री के अपने फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर करती रहती है, और उनकी रिपोर्टिंग रेडी करती रहती है, उनकी रेटिंग देती है उन कंट्रीज को कि रेटिंग में किस फेज में आते हैं. तो एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया की रेटिंग बहुत कम थी. आईबीसी एक्ट के आने से पहले वर्ल्ड बैंक का मानना था कि इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है ना, इंसॉल्वेंसी मतलब इन शॉर्ट कि अगर केस डाल दिया गया, अगर लैंडर ने केस डाल दिया बोरोवर के ऊपर, जिसने उधार लिया और पैसा वापस नहीं कर रहा, सुनना मेरी कहानी, कि वो केस कम से कम 4, 5, 6 साल तक चलता रहेगा. द प्रोसेस विल कंटिन्यू इन अप टू 4 to 5 years और ए सिंगल केस, और सॉल्यूशन भी निकलेगा नहीं निकलेगा इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था. ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप भी नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट. तो एज पर दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर बिजनेस करना इतना, अगर मैं बोलूं ना बिजनेस करना इतना आसान है क्या, नहीं है क्या, तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती थी इट टेक्स एवरेज ऑफ 4 to 5 years इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इंडिया. इंडिया के अंदर कम से कम 4 से 5 साल लग जाते थे एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, और सॉल्यूशन भी निकलेगा बाद में, भी कंफर्मेशन नहीं था. नंबर, तो एक तरीके समझ लो कि देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है भैया कि यहां के अंदर ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान नहीं है. आगे बात करता हूं, द मेन रीजन बिहाइंड द डिले इन लीगल प्रोसेस. अब बताओ, अब तुमसे कोई पूछे
आपसे वही पूछे कि इसका रीजन क्या था सर, हमारे देश के अंदर आईबीसी एक्ट से पहले, आईबीसी जो और प्रोविजन थे उन एक्ट के हिसाब से ऐसी क्या दिक्कत ये थी कि एक कॉमन एक्ट नहीं था, एक कॉमन एक्ट नहीं था, मल्टीपल लेयर्स थी एक्ट्स की, मल्टीपल लेयर थी प्रोविजंस की। अगर किसी एक एक्ट में कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है, दूसरे एक्ट में उसी प्रोविजन का एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल लेयर्स थी आपके पास में, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हुआ करता था। सुनने क्या बोल रहा हूं, अब बताओ ना, अगर मुझे आज कोई इलाज निकाला, मुझे बता मुझे चोट लग गई, सुनना, मेरे हाथ में चोट लग गई, तो एक अगर मान लो मेडिकल लैंग्वेज में भी मल्टीपल बुक में लिखा है ना भाई, एलोपैथिक वाला बोलता है इस पे कुछ मतलब इस पे मेडिसिन लगा लो, होम्योपैथिक वाला बोलता है अरे कुछ मत छूना इसको, आप सिर्फ दवाइयां खाओ, आप अपने पास में परहेज स्टार्ट कर दो। तो मल्टीपल पॉइंट इज, अगर ट्रीटमेंट करने के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, एक स्किन के लिए, अब बताओ ना, मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से, एक बात बड़ा प्यारा पॉइंट है ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले। देखो क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा, समझना, फाइनल्स में पढ़ रहे हो चीजों को, अभी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बेशक टाइम लगेगा पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्लैरिटी रहेगी, ये प्रोविजन एग्जाम तक ऐसे याद रहेंगे टन करके। बात समझना, मुझे चोट लगी तो मैंने क्या पूछा आप लोगों से, आई हैव मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल सजेशंस। अब मुझे बताओ, आज तुम बोलते हो स्किन के लिए अलग डॉक्टर है, हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट है, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास में, दांतों के लिए डेंटिस्ट है हमारे पास, तो आपने कहा स्पेसिफिक फील्ड बना दी गई, तो ये स्पेसिफिक फील्ड पहले इंसॉल्वेंसी की रिगार्डिंग नहीं थी भाई, अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविजन लिखे हुए थे, इसकी वजह से सॉल्यूशन के मामले में हमेशा ओवरलैपिंग होता ही होता था। तो इसलिए क्या किया पढ़ना ध्यान से, द मेन रीजन बिहाइंड द लीगल डिले इन लीगल प्रोसेस इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरलैपिंग लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब एक सेम कहानी, एक सेम केस एक से ज्यादा अथॉरिटी के अंडर में रहता था, या फिर एक से ज्यादा लेजिस्लेशन जो एक्ट्स थे उसमें बने हुए थे। तो इसका मतलब जो आपके पास जो बोरोवर है ना और क्रेडिटर्स है, वो एक नहीं, वो मल्टीपल केसेस में चल रहे हैं। मतलब एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे कंपनी एक्ट के हिसाब से एनसीएलटी जाना है, तो पार्टनरशिप के हिसाब से एजुकेटिंग अथॉरिटी में जाना है, रिमेंबर। तो मतलब इन शॉर्ट कि आपको एक ही पर्सन को अलग अलग प्लेसेस पर घुमा रहे हो, तो प्रोसेस लंबा चलेगा। सॉल्यूशन के लिए कोई कॉमन केंद्र नहीं था। एग्जांपल सुनना, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर एनसीएलटी है ना, कि केस कहां जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा पहले, रिमेंबर। सिविल कोर्ट के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, मजिस्ट्रेट कोर्ट जाओ, रिमेंबर। तो सॉल्यूशंस है ना, सेम पहले इंसॉल्वेंसी में नहीं था। इसीलिए क्या हुआ पढ़ना, डीलिंग में, इसलिए दिक्कत क्या आती थी, डिले की दिक्कत आया करती, और इसी वजह से हमारे देश को रेटिंग भी इस बारे में कम मिली हुई थी। बट अब क्या हुआ पढ़ना, आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड सेट ऑफ लॉज और अब बताना मुझे, अब मैंने जो वर्ड बोले, ये जो ओल्ड लॉ की बात कर रहा हूं, इन्हें बदल के बनाया गया आईबीसी। बट वो थे कौन कौन से, आओ बात करते हैं, लिसन टू मी, समझना, बस सुन लो, रीडिंग करना है खाली आपको, इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सुनना खाली ध्यान से। द ओल्ड सेट ऑफ लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड प्लान टू रिफर्बिश द प्रिवेलिंग बैंक्रप्सी लॉज एंड रिप्लेस देम विद द विच फैसिलिटेट द हैसल फ्री एंड टाइम बाउंड क्लोजर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाया कि यार ये डिले जो हो रहा है ना, इसके सॉल्यूशन यही है कि जो पहले एक्ट चलते हुए आ रहे हैं, जितने सारे एक्ट चलते आ रहे हैं, उन सबको ना अब रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चेक करना चाहो फॉर द लिस्ट बिंग कि कौन कौन से एक्ट्स, कौन कौन से पार्ट हमारे पास में रह चुके देश के अंदर बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी को डील करने के लिए, तो नाम पढ़ लो और लास्ट में पढ़ने को मिलेगा आईबीसी आपके पास में। तो फर्स्ट क्या था, नॉर्मल रीडिंग कर लो, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, पहले ये था। उसके बाद कौन सा है, द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, देख रहे हो 1919 चलता हुआ है, आगे बात करते हैं। उससे पहले भी था, ब्रिटिशर्स के भी रूल बने हुए थे। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, दैट मींस को सीका बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं SICA, सीका, दैट इज कॉल्ड सीका 1985। ये बहुत लंबे टाइम चलता रहा बेटा, रिमेंबर, और बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे जो आज भी फॉलो किए गए हैं, ना रखना, आज भी जो नया एक्ट बना उसमें से प्रोविजन उठाए गए उसमें से। उसके बाद में रिकवरी ऑफ डेट्स एंड ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, सरफासी एक्ट, एग्जैक्टली सरफासी एक्ट तो आज भी चलता है भाई हमारे देश के अंदर। जो मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है, जो आप लोन वगैरह लेते हो, उसमें सरफासी एक्ट भी चलता है, रिमेंबर। कंपनी एक्ट 13, और अब फाइनली क्या बना, अब बना हमारे पास में आईबीसी 16। तो एक कहानी है यार कि पहले बहुत सारे एक्ट थे जिनको रिप्लेस किया गया, जिनमें पहले अमेंडमेंट होती रही, रिमेंबर। अब मुझे बताओ ना, इतने सारे एक्ट अगर किस देश में चलेंगे तो क्या वहां पर डिले नहीं होगा क्या? मल्टीपल एक्ट्स देश में चल रहे हैं, प्रोविजन चल रहे हैं, और सभी एक्ट के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, बट कॉमन कोई नहीं है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट, कोई कंपनी बिजनेस में वो डाउन जा रहा है, लॉस में जा रहा है, उसके लिए अलग एक्ट चल रहा था। पॉइंट इज अलग कॉमन एक्ट नहीं था, इसीलिए
प्रॉब्लम थी इसलिए डिले था, अब डिले नहीं है, अब बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो ये बात याद रहेगी कौन सा कि ऑल लॉज कौन कौन से थे हमारे पास में। डन गाइस, ये पार्ट था नीड फॉर नए लॉ की रिक्वायरमेंट क्या थी। अब आ रहा हूं आगे, तो बात आई प्रॉब्लम क्या थी भाई, अभी पढ़ लिया आप लोगों ने। प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम थी ओवरलैपिंग ऑफ प्रोविजंस, कि प्रोविजंस का, लेजिस्लेशंस का ओवरलैप करना। अगर एक एक्ट में सॉल्यूशन कुछ और लिखा हुआ है, दूसरे एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, चीज बढ़ चलती रहेंगे अपने आप से। तो पॉइंट आया क्या प्रॉब्लम थी पढ़ना, और ये प्रॉब्लम थी ड्यू टू मल्टीपल लॉज गवर्नमेंट गवर्निंग दैट रेजोल्यूशन एंड मल्टीपल फोरम्स दैट सेम डेट आर इन्वॉल्व इन पैरेलल प्रोसीडिंग्स। एक ही व्यक्ति, एक ही बोरोवर, वो एक से ज्यादा कार्यवाही पैरेलल प्रोसीडिंग में चलता रहेगा। सिंपल सी बात, यहां को इसमें यहां पे सुनवाई है, फिर वहां पर हियरिंग है, फिर वहां पर हियरिंग है, सॉल्यूशन तो मिलता ही नहीं था भाई। आगे बात करते हैं, व्हिच क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विरोधाभास बिटवीन लॉज एंड जुरिसडिक्शन। मतलब एग्जांपल, कोई कहेगा ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। एग्जांपल मान लो मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, मेरी पार्टनरशिप फर्म में बीइंग अ पार्टनर मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो माय इंसॉल्वेंसी किस में काउंट हो गया मुझे बताओ। जब मेरा जो मैं इंसॉल्वेंट हुआ उसके अंदर एक कंपनी भी इन्वॉल्व थी, मैंने कंपनी से फ्रॉड किया है, कंपनी भी इन्वॉल्व थी, कंपनी से पैसा लिया था। माय पॉइंट इज कंपनी ने मुझे पैसा दिया, मेरी फर्म को पैसा दिया। अब बात समझना, फर्म के नाम पे पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी डीलिंग के कंपनीज एक्ट, तो दो एक्ट के अंदर मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, पहले की बात कर रहा हूं। अब मैं क्या हो रहा हूं, मैं यहां भी इसके अकॉर्डिंग भी डील कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग भी डील कर रहा हूं, तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी बेटा पहले। आगे बात करता हूं, देयर वाज नो फैसिलिटेशन टू लैंडर्स इन इफेक्टिव एंड टाइमली रिकवरी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द डिफॉल्टिंग एसेट। मतलब याद रखना, इसलिए आपने वर्ड बोला, आईबीसी एक्ट को लाने का मेन पर्पस यही था कि कोई भी फैसिलिटेशन बढ़ावा नहीं था लैंडर्स को, मतलब इन शॉर्ट क्रेडिटर्स को वो वैल्यू नहीं मिलती थी मेरे भाई। क्रेडिटर्स जो थे उन्हें वो वैल्यू थी ही नहीं। आपने पढ़ा आईबीसी से पहले क्रेडिटर ड्रिवन रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं था। डेटर बेचारा है वो ना, उधार लेने वाला गरीब आदमी, समझते हो ना, अरे बेचारा है, भोला भाला है, क्या हो गया, कितना परेशान करोगे, पैसा तो दिया। नो, आज के दिन ऐसा नहीं है भाई, आज क्रेडिटर्स के ऊपर मेनली फोकस कर रहा है भाई। सिंपल सी बात, हाँ आज भी बोलूंगा, डेटर्स के ऊपर, बोरोवर के ऊपर आज भी गवर्नमेंट लीनियंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर कि यार कोई बात नहीं है, थोड़ा स्मूथली चलो। बट फिर भी आज के दिन जो एक्ट बना हुआ है वो पहले से बहुत लाख गुना अच्छा हो चुका है। आगे बात करता हूं, अब बात करते हैं कि आईबीसी एक्ट कहां कहां पर किस किस पे एप्लीकेबल है। तो देयर टू सेक्शन गाइस, समझना, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। अब देखो इसको याद कैसे करना। सेक्शन नंबर 1 बताता है कि कोई एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 2 बताता है कि कोई एक्ट किन किन पर एप्लीकेबल है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो कहां पर एप्लीकेबल है, एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 बताएगा कहां पर एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल है, एंड 2 इज अबाउट द किस पर एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट वर्ड इज, दिस इज सेक्शन नंबर 1 व्हिच डिफाइन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब आप ये थोड़ी बोलोगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो तो हट ही चुका है भाई। ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये एक्ट पूरे देश पर एप्लीकेबल है। तो इंसॉल्वेंसी में कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरा, सेक्शन नंबर 2 बताता है इसके बारे में कि कौन कौन सी कंपनीज पर, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अब ये एप्लीकेबल है। जैसे हमने बोला कि पहले अलग एक्ट थे, लेकिन अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या बोला, जितने भी बिजनेस है सब पे एप्लीकेबल है। पढ़ लो एग्जांपल के लिए कौन कौन से, एक्सेप्ट फाइनेंशियल, रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्ट फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के बाकी सब पर एप्लीकेबल है। सर बताऊंगा, आप सुनना आगे उस बारे में। तो फर्स्ट क्या है, चाहे कंपनीज एक्ट हो, कंपनीज एक्ट के ऊपर, स्पेशल एक्ट के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, दोस कंपनी विच आर नोटिफाइड बाय सीजी, रिमेंबर, और पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनर्स के ऊपर, पर्सनल गारंटर्स के ऊपर जो गारंटी देते हैं, रिमेंबर, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के ऊपर, इंडिविजुअल जो पार्टनर्स नहीं है उनके ऊपर। तो ईच एंड एवरी पर्सन, एक इंडिविजुअल से लेके एलएलपी, पार्टनरशिप, बिजनेस, सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया, सबको इंक्लूड कर लिया गया। उन सब के ऊपर ये आईबीसी एक्ट एप्लीकेबल है, याद रखना। मतलब ये इसका देखो एप्लीकेबल मतलब क्या होता है, यहां इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इनमें से कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो उसका लीगल प्रोसेस, उसका जो आईआरपी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा इस एक्ट के थ्रू ही चलेगा, इस एक्ट में लिखे हुए अमेंडमेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसका मतलब ये होता है बेटा। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बोल दिया फाइनेंशियल सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। बात करना, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट इन फाइनेंस सेक्टर। वो सारे कॉर्पोरेट्स जो फाइनेंस सेक्टर को में डील करते हैं उसके ऊपर आईबीसी एक्ट अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। बट याद रखना, इन फ्यूचर, डेफिनेटली इन फ्यूचर, कि जब प्रोविजन चेंजमेंट्स आएंगे, अमेंडमेंट्स आएंगी, तो उसको भी धीरे धीरे इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट कहता है,
कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। जब जब इस एक्ट में आप अपने पास में कॉर्पोरेट पर्सन की बात करोगे ना, तो उसके अंदर ये कोड कवर नहीं करता किसी को पढ़ना। नंबर 1, बैंक कवर नहीं होते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर नहीं होते, इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं होती, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कवर नहीं होती, म्यूचुअल फंड कवर नहीं होते, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कवर नहीं होती। एग्जांपल मतलब आपने एक शॉपिंग मॉल बनाया, लिसन टू मी गाइस, एक बहुत सारे लोगों ने मिलके एक शॉपिंग मॉल बनाया, सबने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो दैट पर्टिकुलर मॉल, द शॉपिंग मॉल, इन्वेस्टमेंट तो है ना, उसे बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते हैं, कि कलेक्टिवली पैसा लगाया कहीं पे, तो आपने कॉमन इन्वेस्टमेंट लगाया करा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। और उसके अलावा पेंशन फंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रीजन नहीं समझना। वैसे भी इन सब के ऊपर अपने अलग प्रोविजंस हैं, बट याद रखना, अभी याद रखना, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे कॉर्पोरेट्स के ऊपर आईबीसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, नहीं होता बेटा। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज कॉल पर्पस। क्या है भाई, अभी बात आपको समझ में आ चुका होगा भाई, ऑल लॉज को चेंज किया गया, रिमेंबर कि रिकवरी प्रोसेस जो था, रिवाइवल प्रोसेस था, उसको स्मूथ करना था। तो पॉइंट अब आता है कि भैया आईबीसी को लाने का पर्पस क्या। हालांकि आइडिया आपको मिल चुका होगा, ये पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी कि भैया आईबीसी अगर नहीं आएगा तो ये बेचारे जो दिख रहे हैं ना बड़े शरीफ शरीफ लोग, रिमेंबर, इनका कोई सोल्यूशन होना नहीं था, वैसे प्रैक्टिकली होना ही नहीं था। अब अगर आप चेक भी करना चाहोगे ना, इवन यू विल राइट ऑन गूगल, लिखोगे ना कि भैया इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग कौन कौन से करंट केसेस चल रहे हैं, तो यू विल गेट द पेजेस ऑफ विकीपीडिया। तो ओपन द विकीपीडिया एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से करंट केसेस चल रहे हैं और किस किस पार्टी पे कौन कौन से केस चला हुआ है। रिमेंबर, आओ बात करते हैं आगे। तो पॉइंट आया, पर्पस क्या है भाई। पर्पस नंबर 1, द पर्पस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या था पढ़ना, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। बात सुन लो, पर्पस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, रिमेंबर, बट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ओल्ड लॉज को चेंज किया गया, नया लाया गया, तो पर्पस क्या था। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड भैया रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी को थोड़ा स्पीड अप देना, उसे स्पीड करना, चाहे वो कंपनीज के लिए हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए, इंडिविजुअल हम जैसे लोगों के लिए भी हो। ओके, दूसरा, टू फिक्स टाइम पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इन टाइम बाउंड मैनर। भाई सोल्यूशन करना है तो टाइम बाउंड मैनर में सोल्यूशन करो। एज यू नो गाइस, यहां पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसी टाइम के अंदर आपको सोल्यूशन किया जाएगा और होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब बताओ ना, जो पर्सन है उनकी वैल्यूज को, उनकी असेट्स को मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। अब बात समझना, आज किसी पर्सन को हम बोलते हैं यार इसकी पर्सन की जो असेट्स हैं वो कम है, तो कम कैसे, द वैल्यूएशन प्रोसेस इज ऑल्सो अंडर दी आईबीसी, कि किसी असेट्स का वैल्यूएशन करने का कौन से स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा। नंबर 4, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी आपका आईबीसी नया लाया गया। टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी लाया गया। आगे बात करता हूं, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी लोग हैं, चाहे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब बता ना, कोई पैसा गवर्नमेंट का बनता है तो गवर्नमेंट को भी अपना पैसा मिल सके भाई, इसके लिए भी लाया गया। आगे, टू एस्टेब्लिश इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस पर्पस के लिए। देखो, एक बोर्ड बनने के बाद, और बोर्ड में एक सिंपल सी बात, कोई एक्ट है और एक्ट में कोई रेगुलेटरी बॉडी जब होती है ना बेटा, तो बहुत ही स्मूथली चीजें चल पाती हैं। एग्जांपल मैं बोलूं, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सीसीआई है ना। तो रेगुलेटरी बॉडी होने का फायदा ये होता है कि ऑपरेशनल स्मूथ हो सकते हैं, चीजों के अंदर अमेंडमेंट कब चाहिए, चेंजमेंट कब चाहिए, सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो इन सब चीज रीजन की वजह से आपका आईबीसी एक्ट नया लाया गया, पर्पस बनाया, पर्पस ये था। तो क्वेश्चन इस पर्पस के अंदर ये बात आप लिख सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड कौन से पॉइंट, कि भैया नीड फॉर न्यू लॉ, नीड फॉर न्यू लॉ जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो पार्ट भी पर्पस में डाल सकते हो लिखने के पॉइंट से। ठीक है, तो ये पार्ट यहां पे खत्म होता है बेटा। अब शुरू होगा डेफिनेशन वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेफिनेशंस है। ओके, तो जैसे वो खत्म होगा डेफिनेशन वाला पार्ट हमारे पास में, तो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, खत्म हो जाएगा। तो यहां तक करेंगे और डेफिनेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि एक्चुअली डेफिनेशन एक दो नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और इवन इन सब डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी कुछ मीनिंग में पहले बता चुका हूं, जो हमने अपने पास में अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना। ए कौन होता है हमारे पास में, सीआईआरपी क्या होता है, ये डेफिनेशन दी हुई है। आईआरपी कौन है, कंसोलिडेटम क्या होता है, मोरेटोरियम क्या होता है, तो कुछ वर्ड मैंने पहले बता दिए, इसलिए बहुत आसान रहने वाला आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, और सभी डेफिनेशन आपके ब्रेन में बैठ जाएगी, मेरी श्योरिटी है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर। और कोई भी डाउट रहे प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।